नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इनसे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी। पहले हम इन्हें समझ लेते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्दों को मूल शब्द या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो परंपरा से एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और इनके खंडित रूप निरर्थक हो जाते हैं, ठीक है। इतनी ही परिभाषा है, या इसको समझने के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका परंपरा से, अर्थात जिनका सदैव कह सकते हैं कि इनका जब से उद्भव हुआ है तब से लेकर के आज तक इनका एक ही अर्थ होता है। ये जो रूढ़ शब्द होते हैं वो सदैव सार्थक होते हैं, क्योंकि उनका एक विशेष अर्थ होता है और उनका एक ही अर्थ होता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि इनके खंडित रूप सार्थक नहीं होते। इन शब्दों को खंडित नहीं किया जा सकता, मतलब जो रूढ़ शब्द होते हैं वो अखंडनीय होते हैं, और यदि इन्हें खंडित कर दिया जाए तो इनका जो खंडित रूप होता है वह सार्थक नहीं होता, निरर्थक हो जाता है। फिर उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर हम एक शब्द लेते हैं जल, यह एक रूढ़ शब्द है। जल का अर्थ जल ही होता है, सदैव से इस शब्द को जल के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। तो ये जो रूढ़, मतलब ये जो जल शब्द है वो रूढ़ है। रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना, मतलब यह जल के अर्थ में रूढ़ हो चुका है, जल के अर्थ में प्रसिद्ध है। तो कह रहे हैं कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो सार्थक होते हैं, अखंडनीय होते हैं और इनका सदैव एक ही अर्थ होता है। परंतु इनका खंडित रूप, अगर हम इसे खंडित करते हैं तो ये ज प्लस ल हो जाता है। तो इनका जो खंडित रूप होता है वह सार्थक नहीं होता, निरर्थक हो जाता है। आप मुझे बताइए, क्या ज का कोई अर्थ है या ल का कोई अर्थ यहाँ पर निकल रहा है? कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि शब्द सार्थक होता है, यह सार्थक होगा, ठीक है। सार्थक होगा तभी तो कोई उसका विशेष अर्थ होगा। परंतु ये जब इनको खंडित कर दिया जाए, इन्हें विभक्त कर दिया जाता है, इन्हें तोड़ दिया जाता है, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। इनके रूप जो होते हैं वह निरर्थक होते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे रूढ़, मैंने आपको बताया है कि इन्हें रूढ़ शब्द नाम दिया गया है, मूल शब्द भी कहते हैं, अयौगिक शब्द भी कहते हैं। तो रूढ़ जो है, रूढ़ को अगर आप तोड़ेंगे तो रू और ढ़ का कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। कुछ और उदाहरण देख लीजिए, जैसे नाक, कान, आग, दिन, दिवस, कमल, धन, पुस्तक, जग, धूप, पहाड़, नीला, पीला, कल, लड़का, दूध, पानी, रक्त, घी। इस प्रकार ये सारे शब्द आपको, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर उन्हें पहचानना हो, अगर हम बात करें कि अगर हमारे एग्जाम में कोई प्रश्न आता है या हमें रूढ़ शब्दों को पहचानना है तो हम कैसे पहचान सकते हैं, मैं आपको 2-3 माध्यम बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने यही देखा कि उस शब्द का अर्थ सदैव एक ही अर्थ होता है, ठीक है। जैसे अगर जल है तो जल ही होगा, नाग है तो क्या नाग शब्द का या धूप या इनमें से आप कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, क्या इन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ है? नहीं है। पहचानने का और क्या तरीका है कि अगर आपके सामने कोई शब्द दिया गया है तो अब 2 माध्यम है। सबसे पहले तो आपने यही देख लिया कि उनके खंडित रूप का कोई अर्थ नहीं होता,
अगर उस शब्द को आप तोड़ दीजिए, तोड़ के देखिए, अगर दोनों जो खंडित रूप हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो सार्थक नहीं है, तो मतलब वो कहाँ आ जाएंगे, रूढ़ शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, एक और माध्यम है, देखिए कि रूढ़ शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय में से कोई भी प्रक्रिया काम नहीं करती है। रूढ़ शब्दों में ये संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, ये नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया है, क्योंकि इनके माध्यम से नए शब्दों का निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये चारों जो प्रक्रिया है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे बने हुए शब्द यहाँ पर नहीं आते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि इनसे बने हुए शब्दों के उदाहरण यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे कि एक ही अर्थ होगा परंतु उनके खंडित रूप सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहचानने का तरीका। दूसरा जो इसका भेद है वो है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? देखिए, यौगिक शब्द को ही अगर हम देखें तो ये कैसे बना है, योग प्लस इक, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, योग प्लस इक, इक यहाँ पर प्रत्यय है। ठीक है, तो यौगिक शब्द को अगर बेहद शॉर्ट में हमें लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि योग से बने शब्द, योग से बने शब्द। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द या वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ ही है कि योग से बनने वाले शब्द, यानी इसमें दो सार्थक शब्दों का योग होता है, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। अब इन्हें जो पहचानने की बात है, ये देखिए कि इनके खंडित रूप भी सार्थक होते हैं। हमने रूढ़ शब्दों में देखा कि इनके खंडित रूप सार्थक नहीं होते, निरर्थक हो जाते, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। परंतु यौगिक शब्दों में, जैसे अगर हमने ये जो यौगिक शब्द है इसको तोड़ा तो क्या हमने लिखा, योग प्लस इक, तो यहाँ योग का भी अर्थ है और इक का भी अर्थ है और यौगिक का भी अपना अर्थ है। तो कहने का मतलब ये कि इनके खंडित रूप भी सार्थक होते हैं और जो यौगिक शब्द होते हैं वह भी सार्थक होते हैं। ठीक है, जब सार्थक शब्दों के योग से बनेंगे तो वो शब्द तो सार्थक होगा ही। ठीक है, और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय से बने सारे के सारे शब्द यौगिक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा में नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया में संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन चारों प्रक्रियाओं के द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है और इनमें हमेशा शब्दों का योग होता है, ये जुड़ते हैं। तो अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, जैसे एक शब्द है परमात्मा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी शब्द आपको उदाहरण के स्वरूप में अगर यहाँ पे देना हो तो आप संधि में से, संधि प्रक्रिया से बने हुए जितने भी सारे शब्द हैं, मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वो सारे उदाहरण यहाँ आ जाएंगे। समास प्रक्रिया से बने हुए सारे शब्द यहाँ आ जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय प्रक्रिया के द्वारा बने हुए सारे के सारे शब्द आपके यौगिक शब्दों के उदाहरण हैं। अगर हम लिखने की बात करें तो हम 2-4 उदाहरण नहीं, बहुत सारे इन प्रक्रियाओं के द्वारा बहुत सारे शब्द बने हुए हैं, तो वो सारे उदाहरण आपके यौगिक शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जो आपका कोई भी शब्द होता है जो यौगिक शब्दों के अंतर्गत होता है, वह इन चारों प्रक्रियाओं में से, यानी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय में से किसी एक प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ शब्द होता है। ठीक है, जैसे देखिए परमात्मा, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो परम, धन, आत्मा। यहाँ पे परमात्मा शब्द का भी अपना अर्थ है, सार्थक अर्थ है, परम शब्द का भी सार्थक अर्थ है, आत्मा शब्द का भी सार्थक अर्थ है। और अगर आप देखें तो ये परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा,
कैसे बना है? ये संधि के द्वारा बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो संधि प्रक्रिया से बना हुआ सारा उदाहरण यहाँ पर। राजकुमार एक उदाहरण देखिए, राजा प्लस कुमार, राजकुमार का भी अपना अर्थ है, राजा का भी अपना अर्थ है, कुमार का भी अपना अर्थ है। तो यही कह रहे हैं कि ये सार्थक शब्द होते हैं और इनके खंडित रूप भी सार्थक होते हैं। ये एक पहचानने का तरीका है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ये देखिए ये शब्द कैसे बना है, राजकुमार। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजा का कुमार कैसे बना है, समास प्रक्रिया के द्वारा निर्मित शब्द है। आप समझ रहे हैं कि इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। एक उदाहरण आप देखिए, असत्य। अगर हम इसको तोड़ते हैं, इसका खंडित रूप होगा अ प्लस सत्य। यहाँ पे मूल शब्द है आपका सत्य और इसमें अ क्या है, अ उपसर्ग है। अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपसर्ग जो होते हैं वो हमेशा शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। तो असत्य, यहाँ पर सत्य आपका मूल शब्द है और अ का अर्थ होता है नहीं, मतलब जो सत्य नहीं है वह असत्य हो गया। तो यह आपका उपसर्ग प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ सारा शब्द है। इसी प्रकार एक शब्द है आपका प्रियतमा। यहाँ पे अगर हम इसको खंडित करेंगे तो प्रियतम प्लस आ, यहाँ पर प्रियतम आपका मूल शब्द है और यहाँ पर आ प्रत्यय लगा हुआ है, तो हो गया प्रियतमा, ठीक है। तो इन्हें पहचानना और इन्हें पहचानना दोनों बहुत आसान है, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर एकदम शॉर्ट तरीके से देखना है तो आप शब्दों को तोड़ करके देखिए। अगर दोनों मतलब शब्दों के खंडित रूप अगर सार्थक होते हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे, और ये भी चेक कर लीजिएगा कि वो संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रक्रिया, इनमें से किसी भी एक प्रक्रिया से बने हुए शब्द होंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। अगर शब्दों के खंडित रूप अगर सार्थक हैं तो वो यहीं आ जाएंगे, और शब्दों के खंडित रूप अगर निरर्थक हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं इसे भी देख लीजिए। आप शब्द को ही देख लीजिए, योग प्लस रूढ़। देखिए योग का अर्थ आप समझ ही गए हैं कि यौगिक शब्द होते हैं, यानी योग से बनने वाले शब्द, और रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध हो गए हैं जो। तो योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं परंतु किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए होते हैं, किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो चुके होते हैं। इन्हें समझना बहुत आसान है। मैंने आपको देख लीजिए एक बहुत बड़ा एक ट्रिक कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण, समास का ये एक भेद है जिसे आपने जरूर पढ़ा होगा, बहुब्रीहि समास। तो योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने कुछ लिख भी दिया है पर इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है, ठीक है। जैसे बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है पंकज, ठीक है। योग रूढ़ शब्द ये कैसे हो जाते हैं इन्हें समझना है। पंकज शब्द को हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, पंक प्लस ज, और पंकज कहा जाता है कमल को। ये सब आप लोग भली भांति से समझते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पंक शब्द का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ है जन्मा हुआ या उत्पन्न हुआ। तो कहने का मतलब है कि कीचड़ में उत्पन्न हुआ या कीचड़ में जन्मा हुआ। तो ये रूढ़ शब्द मतलब ये योग रूढ़ कैसे हो जाता है, ये आपने देखा कि यौगिक शब्द है, दो शब्दों के योग से बना है और दोनों के जो खंड है वो सार्थक हैं। ज का भी अर्थ है, पंक का भी अर्थ है और पंकज का भी अपना अर्थ है, यानी कि यौगिक है। तो यौगिक शब्द रूढ़ हो गया है कमल के अर्थ में। देखिए पंकज का अर्थ है कि कीचड़ से उत्पन्न हुआ, तो आप ये बताइए कि कीचड़ में क्या सिर्फ और सिर्फ कमल उत्पन्न होता है? पंकज के अलावा यानी कि कमल के अलावा बहुत सारे जलीय पौधे,
वहां पे कीड़े मकोड़े बहुत सारे वहां पे उत्पन्न होते हैं कीचड़ में, तो क्या सबको पंकज कहा जाता है? ऐसा तो नहीं है ना। पंकज इसके साथ ही एक शब्द है जलज, ठीक है, जलज भी। दोनों शब्द कमल के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जल में उत्पन्न। तो दोनों ये जो शब्द हैं वो कमल के लिए, मतलब एक कमल विशेष के लिए रूढ़ हो गए हैं, कमल विशेष के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, इसीलिए इन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। मतलब योग रूढ़ शब्द सिंपल हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसे यौगिक शब्द भी आपने समझ लिया है, तो ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, एक और भी उदाहरण देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण है लंबोदर। लंबोदर, अगर हम इसे तोड़ते हैं तो क्या होगा? लंब प्लस उदर, और ये किसे कहा जाता है? गणेश जी को। तो देखिए, ये यौगिक शब्द है, समास प्रक्रिया से बना हुआ शब्द है। लंब प्लस उदर, इनके खंडित रूप भी सार्थक हैं। लंब का अर्थ होता है लंबा या बड़ा, उदर का अर्थ होता है पेट। कहने का मतलब यह है कि लंबे उदर वाला या बड़े पेट वाला। अब ये जो यौगिक शब्द है, यह एक विशेष अर्थ यानी कि गणेश जी के अर्थ में यह रूढ़ हो गया है, उन्हीं के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। कहने का मतलब यह है कि लंबे उदर वाला या बड़े पेट वाला, तो कोई भी इस संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, जीव जंतु है, बहुत सारे जीव जंतुओं के उदर बहुत बड़े होते हैं, तो क्या सबको लंबोदर कहा जाता है? ऐसा तो नहीं है। आप जानते हैं कि लंबोदर सिर्फ और सिर्फ गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार के मतलब योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं, तो जो यौगिक शब्द होते हैं जब वे अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं प्रश्नों की कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले तो एक बेहद सिंपल सा प्रश्न आता है कि बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो भेद ही आपसे कई बार पूछा गया है। तो 3 प्रकार के होते हैं, आपने देख लिया, रूढ़ शब्द जिन्हें मूल या अयौगिक शब्द भी कहते हैं, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, और दूसरा जो इसमें प्रश्न आता है दूसरे प्रकार से जो पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ नहीं है। इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है। इस प्रकार से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रश्न देख रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ नहीं है, योग रूढ़ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे नहीं वाले प्रश्न पूछता है ना, तो अगर आपने उन्हें ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा तो आप हमेशा गलती कर जाते हैं। भले चाहे जितनी भी जल्दबाजी हो, लेकिन प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना जरूर है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसा शब्द ढूंढना है जो कि योग रूढ़ नहीं है। अब योग रूढ़ पूछने से आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि योग रूढ़ शब्द का मतलब कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण। देखिए, बहुब्रीहि समास के मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, जैसे दशानन है, पीतांबर है, एकदंत, चतुरानन, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, नीलकंठ, जलज, पंकज, लंबोदर। इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा आपके मैक्सिमम और 15-20 शब्द होंगे। अगर आप उन्हें एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं तो आपकी 2 तैयारी हो जाती है। आपका एक बहुब्रीहि समास भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही आपके योग रूढ़ शब्द भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें देख ही सकते हैं कि पंकज या तो योग रूढ़ है। दशानन कहते हैं, दस हैं आनन जिसके, दशानन अर्थात रावण।
तो ये भी दशानन शब्द सिर्फ और सिर्फ रावण के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक दंत यानी एक दांत वाला, इसे भी गणेश जी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यह भी योग रूढ़ शब्द है। पाठशाला, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यह योग रूढ़ शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके सारे प्रश्न भी आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद।